गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कुछ साइंस के टॉपिक पर, और साइंस के टॉपिक में होगा ऑप्टिक्स, जो बहुत ही मज़ेदार होगा और उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए, क्यों समझाने का, क्योंकि आप ताकि आपको बिना रटे सब चीज़ का नॉलेज हो जाए, याद कुछ नहीं करना पड़े, आप उसको समझिए और समझ करके आप उसका आंसर कर सकते हैं। ये होता क्या, अगर आप किसी टॉपिक को अच्छी तरह समझते हैं तो उसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं पड़े ऑप्टिक्स में, और पहला प्रकाश शुरू करें। तो लेकिन इस बात ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें। थैंक यू। देखते हैं, तो आज हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश, यानी प्रकाश की प्रकाशी का अगर हम देखें तो वस्तु दो तरह की होती है। एक होता है अदित वस्तु, और दूसरा होता है प्रतिदीप्त वस्तु। ठीक है, तो अदित वस्तु क्या हो जाएगा, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं हो। तो हम देखते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है। जैसे हम चेयर की बात करें, बुक की बात करें, पेन की बात करें, ब्लैक बोर्ड की बात करें, ये तो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड की बात करें, किसी ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है एग्जाम्पल में जो कि अपने से प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है। तो ये सारी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती है उसे क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं। वे सारी वस्तुएं जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करती है, ये उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, उसको कहेंगे अदीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं, ये दरवाजा कर सकते हैं, अलमीरा कर सकते हैं, फर्श कर सकते हैं, इस तरह से चेयर कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग अदीप्त वस्तु। ठीक है, तो इसका अर्थ है वे सभी वस्तुएं जो खुद प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल कर सकते हैं, कुर्सी, टेबल, बेंच, फिर ईंट कर सकते हैं, पत्थर, दीवार इत्यादि। तो स्पष्ट हो गया कि अदीप्त वस्तु किसको कहेंगे, वह सारी वस्तुएं जो खुद का अपना प्रकाश नहीं हो, या जो खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो, उसको अदीप्त वस्तु कहेंगे। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, कुर्सी, टेबल, बेंच, ईंट, पत्थर, दीवार इत्यादि। उम्मीद करते हैं तक क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं प्रतिदीप्त वस्तुएं, ये क्या होती है। वे सारी वस्तुएं जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करती हो, यानी जिसको अपना प्रकाश हो, जैसे सूर्य, बल्ब, कैंडल ले सकते हैं जलता हुआ लिखिए। ठीक है, जलता हुआ कैंडल की बात कर सकते हैं, टॉर्च की बात कर सकते हैं। ये सारे वस्तुएं क्या कहलाती है, प्रतिदीप्त वस्तु कहलाती है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, इसलिए इसको प्रतिदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, तो वही लिखते हैं।
है। क्या लिखे, प्रतिनिधि वस्तु वे सभी वस्तुएं जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो, ये जो अपना खुद से प्रकाश उत्सर्जित कर सकता हो उसे क्या कहेंगे, प्रतिनिधि वस्तुएं। इसमें एक कीड़ा है, कीट है, जिसको हम लोग कहते हैं जुगनू, वो भी क्या होता है, वो भी प्रतिनिधि वस्तु के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं प्रकाशिकी में पदार्थ कितने तरह होते हैं। ये 3 तरह होते हैं। कौन कौन, एक पारदर्शी, अपारदर्शी और एक होता है पारदर्शी। क्या बोले, पारदर्शी, अपारदर्शी और एक पारदर्शी। पारदर्शी वस्तुएं वे सारी वस्तुएं जो क्या करें, अपने से होकर प्रकाश को चलने के लिए पथ दे, रास्ता दे, या जो अलाउ करे कि कोई प्रकाश के लिए उस मीडियम से भी गुजर सके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शी बोलेंगे। यानी ऐसे बात कहें जिसके आर पर हम देख सकें। अब थोड़ा सा देखने की बात आई तो इस पर चर्चा करते हैं कि किसी वस्तु को हम कब देख सकते हैं और कैसे देखते हैं। कोई वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ेगी जब उस वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आएगी। यही कारण है कि जब हम किसी वस्तु को अंधेरे में देख रहे होते हैं तो हमें क्लियर नहीं दिखता ही नहीं, और जब हम प्रकाश लाइट ऑन करते हैं हम कमरे का तो क्या होता है, हमें वस्तु विजिबल हो जाती है, दिखने लगती है। तो इससे क्या साबित हुआ कि हमें देखने के लिए प्रकाश चाहिए ही चाहिए। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखों के अंदर एक कैपेसिटी नहीं है कि हम बिना प्रकाश में किसी वस्तु को देख सकें, इसलिए प्रकाश चाहिए होती है। अब ये कैसे काम करता है, मान लीजिए अंधेरे कमरे में गए, गेट खोले, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और जैसे स्विच ऑन किया सारा कुछ दिखाई देने लगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जब उस रूम का बल्ब जला होगा, ऑन हुआ होगा, तो वहां से प्रकाश की किरण चली होगी उस वस्तु तक, वहां से प्रकाश की किरण बल्ब से उस वस्तु तक चली होगी, और जब वस्तु वहां से उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और इसी बात पर यह डिपेंड करता है कोई वस्तु किस कलर का है। जो वस्तु जिस कलर का होगा वो वस्तु उसी कलर के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है, यानी प्रवर्तित करती है। ठीक है, तो जो वस्तु जिस रंग को प्रदर्शित करती है उस वस्तु को वैसा ही रंग दिखता है। अगर कोई फूल लाल है तो लाल क्यों दिखता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ग्रुप डी में, और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं कोई वस्तु लाल कब दिखता है, ये पीला कब दिखता है, ये हरा कब दिखता है, तो हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकाश में कितनी जो रंग होता है कितने तरह होते हैं, 7 रंग होता है। प्रकाश में 7 रंग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैनी, आह, पीला, लाल। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इतना जानते हैं कि इसमें बैनी, आह, पीला, लाल मतलब ये 7 कलर का नाम के पहला वर्ड से बना है। ठीक है, इंग्लिश में इसको विविजियोन भी बोलते हैं। ठीक, तो इसी 7 रंग से मिक्सर से जो यह सफेद रंग बना है, व्हाइट लाइट बना है, इस व्हाइट लाइट में जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो 7 रंग पड़ता है, और उस 7 रंग में से कोई एक रंग को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर सबका सब कर दे तो हमको क्या दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। ठीक है, अगर सबका सब प्रकाश कोई वस्तु रिफ्लेक्ट करती है तो वस्तु को सफेद दिखाई देगा, और जब कोई वस्तु उसमें से कुछ प्रकाशित किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तो हमको वस्तु उसी कलर का दिखेगा जिस कलर को वह रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कलर उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंख तक आ रही है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर इस पर आएंगे। तो पारदर्शी व सही वस्तुएं जो क्या करें, प्रकाश को अपने से होकर गमन करने की अलाउ करें।
मतलब उसको अपने से होकर पार होने दें। जैसे हम देखते हैं एक कांच के शीशे से हम आर पार देख सकते हैं, कांच के जो खिड़की होती है उसके आर पार कभी कभी हम देख सकते हैं। तो वैसे खिड़की जिससे हम आर पार देख सकते हैं, शीशे का आर पार देख सकते हैं, उसको बोलेंगे पारदर्शी। ऐसा तभी हो सका जब इसका मतलब हुआ कि हम उस तरफ से आ रही प्रकाश की किरणें क्या हुई, उस कांच से होकर पार हुआ और हमारी आंखों तक पहुंचा, तभी तो हम उस वस्तु को देख सके। यही कारण है कि वो क्या किया, कांच प्रकाश किरणों के अपने अंदर से होकर पार होने के लिए अलाउ कर दिया। तो ऐसे वस्तु क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शी। ठीक है, इसमें साफ शीशा आ सकता है। इसमें क्या क्या आएगा, साफ शीशा आ सकता है। एग्जांपल है पारदर्शी का। क्या हो जाएगा, साफ शीशा, साफ जल, इत्यादि कर सकते हैं। तो ये सारी जो वस्तुएं होती है क्या करती है, प्रकाश को अपने अंदर से होकर पार कर देती है। इसे कारण ये वस्तुएं पारदर्शी कहलाती है। ठीक है, अभी होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी ये क्या होता है, वे सभी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को पार नहीं होने देती है, ये अपने अंदर प्रकाश से गमन के लिए अलाउ नहीं करती है, आने नहीं देती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ये शब्द एक है कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको पारदर्शी, और जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उसको बोलते हैं अपारदर्शी। तो इसमें एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, एग्जांपल हम कर सकते हैं लकड़ी, ईंट, पत्थर, प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसा, रंगीन। कभी कभी साफ प्लास्टिक से भी आर पार दिखा सकता है, इसलिए रंगीन प्लास्टिक। ठीक है, बेंच इत्यादि। और समझ गए कि सारी वस्तुएं सब जब इसको हम प्रकाश के पथ में रख देंगे तो ये वस्तुएं आर पार नहीं जाती है, यानी इसके आर पार हम नहीं दे सकते। हम एक दरवाजे को, लकड़ी के दरवाजे को बंद कर दें और हम चाहेंगे कि अंदर से बाहर चीज को देख लें तो कभी संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जब एक शीशे के दरवाजे को बंद करते हैं तो हम अंदर बैठे बैठे बाहर की सारी एक्टिविटी को देख सकते हैं। ठीक है, एक होता है पारभासी। ये क्या होता है, पारभासी ये वैसी वस्तु होती है जो क्या करती है, प्रकाश को न तो पूर्णतः अलाव करती है न ही पूर्णतः उसको रोकती है। न तो प्रकाश को पूर्णतः अलाव करती है न ही उसको पूर्णतः रोकती है, यानी कुछ प्रकाश की किरणें जाएगी और कुछ नहीं जा सकती है, वापस लौट जाएगी, तो उसको बोलेंगे पारभासी। इसका एक एग्जांपल अच्छा है कि तेल लगा हुआ कागज या कागज पर तेल गिरने के बाद उस कागज को जब देखेंगे तो कुछ कुछ दिखाई देगा, कंप्लीट नहीं दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं पारभासी। इसका एग्जांपल होगा तेल लगा हुआ कागज। कागज, घिसा हुआ कांच,
घिसा हुआ कांच इत्यादि। ये तीन बात थी, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तीनों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पारदर्शी जो प्रकाश को आर पार आने देती है, ये जिस वस्तु के आर पार वस्तुएं दिखती है। दूसरा अपारदर्शी, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। पारभासी, जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं देख सकते, हल्का देख सकते हैं, उसको बोलते हैं पारभासी। ठीक है, अब बात करते हैं किरण पर। अब बात करेंगे किरण पर। तो किरण क्या होता है? मान लिया जाए कि बल्ब है इस तरह से, यहाँ पर फिलामेंट होता है इस तरह से, और एक बल्ब है। तो जब ये ग्लो करेगी इस तरह से, यहाँ से प्रकाश किरण निकलती है। तो जब ये बहुत सारे प्रकाश किरणें एक साथ निकलती है इस तरह से, इस तरह से चलती है, तो इस प्रकार के सारे प्रकाश की किरणें जब एक साथ चल रही होती है, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ चल रही होती है, दूसरे के पैरेलल होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश पुंज। जब बहुत सारी प्रकाश किसी स्रोत से निकल करके बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक सीधे रेखा में चलती है, उसको बोलते हैं प्रकाश पुंज। जैसे सूर्य से आ रही प्रकाश की किरण, और ये तभी होता है जब कोई वस्तु, जब कोई स्रोत बहुत दूर में और उस स्रोत से जो प्रकाश की किरणें आ रही है बहुत दूरी तय करके आ रही है, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे सूर्य से आई प्रकाश किरणें, जो सूर्य से प्रकाश किरणें आएगी ये निश्चित रूप से पैरेलल होगी, और इसी को प्रकाश पुंज बोलते हैं। आप देखेंगे कि एक छिद्र, कहीं छत में एक छिद्र हो जाता है, एक खिड़की से प्रकाश किरणें आती है, तो किस प्रकार से उससे पैरेलल होती है। ठीक है, एक स्लिट के रूप में रहता है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे प्रकाश पुंज। और जब इसी प्रकाश पुंज से किसी एक प्रकाश रेखा के बारे में बात करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रकाश की किरण। क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण, इसको बोलेंगे किरण, और इसको बोलेंगे प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, तब उन सभी किरणों को प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे में सूर्य से आ रही प्रकाश किरणें से आ किरणें और किरण, जब कोई प्रकाश पुंज के किसी एक किरण पर बात करें तो क्या बोलेंगे? किरण। और किरणें हमेशा जो होती है क्या, एक सीधी रेखा में चलती है, यानी किसी एक लाइन के एक और तीर का चिन्ह जब लगा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? किरण। ठीक है, तो क्या ना कोई खास परिभाषा नहीं दे सकते हैं, ऐसा बोलेंगे किसी लाइन के जब एक और तीर का लगा देते हैं, तीर का निशान लगाते हैं इस तरह से, तो इसी को लोग क्या बोलते हैं? किरण। यानी किरण जो होता है इसी प्रकाश पुंज के किसी एक छोटा सा पार्ट को बोलते हैं किरण। ठीक है, और जब हम इसमें पढ़ेंगे किरण के बारे में तो अक्सर हम प्रकाश पुंज पर नहीं किरण पर चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रकाश से कुछ नियम, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम देखेंगे। अभी तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब कोई प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चल रही होती है और उसके रास्ते में कोई पॉलिश्ड सरफेस आता है, और तब वो क्या करता है कि अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम में वो आ रही थी, जिस माध्यम से वो आ रही थी। जैसे मान लिया जाए कि वाटर सरफेस है इस तरह से, यह एक मिरर भी हो सकता है इस तरह से जाता, और जब कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ेगी इस तरह से, तो ये उसी एंगल से इस तरफ चली जाएगी और किस एंगल से आएगी, जैसे कि ये प्रकाश ये परावर्तन सतह है तो इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरह से, ये इसको बोलते हैं एन नॉर्मल, जिसको बोलते हैं अभिलंब, हिंदी बोलते हैं इसको अभिलंब, अभिलंब इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण इसको बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर एक एंगल बनता है नॉर्मल से, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी आपतन कोण। इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं क्या आपतन कोण, यानी ये कोण आपतन कोण कहलाएगा। इसको डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई से। और उसी प्रकार से जब ये प्रकाश किरण रिटर्न बैक होती है उसी माध्यम में, तो इस परावर्तित किरण और इस नॉर्मल से एंगल बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। इसको सूचित करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, बात यहां तक। तो अब इसमें एक नियम आता है, इसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ये क्या है, तो पहला क्या देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण आ रही होती है इस पर इस तरह से पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है और उतना ही एंगल से लौटती है जिस एंगल से वो आ रही होती है, यानी कह सकते हैं कि I इक्वल टू आर, एंगल I इक्वल टू एंगल आर कह सकते हैं, होता ही। तो ये पहला नियम होता है परावर्तन का। लेकिन पहले हम समझते हैं कि परावर्तन होता क्या है। तो इसी घटना को लोग क्या बोलते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में आ रही होती है और किसी परावर्तक सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग परावर्तन करते हैं। तो पहले लिखते हैं इसको, परावर्तन का परिभाषा लिख देते हैं।
तो क्या है कि जब कोई प्रकाश की जिस माध्यम से आती है परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लड़ जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। पहला नियम है कि आई इक्वल टू आर होता है, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरा नियम होता है कि तीनों बिंदु आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तीनों एक ही परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर होता है। क्लियर? ये तो स्पष्ट बताया, इसमें बता ही चुके, यह तक बात क्लियर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ संदर्भ में थोड़ा सा, ये आपतित है, ये अभिलंब है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। अब आपतित किरण, नॉर्मल और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होता है, ये इसका नियम है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कुछ और नियम के बारे में। तो एक बात यह है कि अभी तक देखे थे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ा था तो रिफ्लेक्ट बैक हुआ था। लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम पर इस तरह से, ये माध्यम हो और इस पर सीधा परपेंडिकुलरली फॉलो, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में ये किरणें जो होती हैं, ये किरणें अगर ये दर्पण होती है, परावर्तक सतह है, तो ये अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। जब भी प्रकाश किरण परपेंडिकुलर लंबवत फॉलो, किसी परावर्तक सतह पर जब प्रकाश किरण लंबवत फॉलो, तो उस कंडीशन में प्रकाश किरण अपने ही पथ पर पुनः वापस लौट जाती है और इसका जो I और R होता है यहाँ पर भी इक्वल होगा, लेकिन दोनों को वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और ये जो होता है अभिलंब से, ये परावर्तक सतह से क्या होता है, यहाँ से नेगेटिव कोण बनाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, यानी ये जो प्रकाश किरणें इस पर फॉल होगी वो परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री पर ही गिरेगी। ठीक है, क्योंकि I और R 0 इसलिए होता है क्योंकि उसी पथ पर वापस आती है जिस पथ पर से वो आ रही होती है, इसमें कोई एंगल फॉर्म नहीं होता है। और इसका भी नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही बिंदु पर होता है। इतना बात क्लियर? अब आते हैं हम लोग कुछ दर्पण पर। ये था
अगर इसी बात करें तो हम दर्पण की बात तो हम कर लिए, लेकिन किस दर्पण के बारे में बात की? प्लेन, ठीक है, समतल दर्पण जिसको बोलते हैं, प्लेन मिरर। अब हम लोग बात करें गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक उत्तल और एक अवतल। तो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से, एक सर्कल है, इसका एक सेंटर होता है। अगर हम ऐसा करें कि इस सर्कल को इतना काट दें, इस सर्कल के पार्ट को इतना सा काट दें, और इस भाग को अगर हम क्या करें, कलर कर दें, इस सर्कल किसका बना होना चाहिए? एक कांच का बना होना चाहिए। कैसा, किसका बना चाहिए? एक कांच का। सर्कल ही गोला कह सकते हैं, सर्कल नहीं कह सकते, गोला होना चाहिए, ठीक है, तभी प्लेन से बनेगा, ठीक है। एक गोला कांच का क्या हो, गोला हो, होलो, इसमें मतलब खोखला गोला हो, उसको इस तरह से अगर काट दें और इसको यहाँ से मिटा दें, यहाँ से काट कर हटा दें, इतना पार्ट को हटा दिया जाए, इतना पार्ट को अगर हटा दिया जाए, तो मेरे पास एक दर्पण बन के आता है, ठीक है। अगर इसको हम रियल में देखें तो ये क्या होगा, एक कटोरी टाइप का होगा, छतरी टाइप का, क्योंकि आप देखते हैं फुटबॉल से कैसे गोल होता है, वही तो गोला है। और उसका एक पार्ट को काट लें इस तरह से, तो कल्पना कीजिए कि किस तरह का फिगर आपके पास आएगा। तो जस्ट वैसा ही फिगर यहाँ पर आपका आएगा, लेकिन यहाँ पर टू डायमेंशन है, इसको दिखा नहीं सकते हम, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि क्या है, एक कटोरी आकार का इस तरह से होता है, गोल टाइप का, ठीक है। तो ये दर्पण बन गया। तो अगर हम बात करें थे कि एक सर्कल था इस तरह से, और इतना सा दर्पण, इस सर्कल का पार्ट था, तो ये तो इसका रेडियस होगा, इसमें कोई शक नहीं, हम लोग जानते हैं। सर्कल में ये जो सर्कल होता है, सेंटर से डिस्टेंस होता है परिधि का, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो अगर हम इस दर्पण के बारे में बात करेंगे, दर्पण का त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा गया कंपनी में, भर भर के पूछा गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या हो गया, यही जो गोला का त्रिज्या था, यही त्रिज्या इस दर्पण का त्रिज्या बन गया। और इस त्रिज्या का जो आधा डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस बोलते हैं। इसको बोलते हैं सी, और इसको बोलते हैं पी। और अगर एम और एम डैश क्या मान लें, इस दर्पण मान लेते, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि हम देखते हैं कि ये त्रिज्या है यहां से यहां तक, तो एक फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू R/2। ये कहां से निकल के आता है? इस पर बहुत बार सवाल पूछा गया, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आज इस पर चर्चा करते हैं। तो जरा सा देखिए कि अगर ये सी है और ये F है, तो हम देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है, रेडियस, उसका आधा दूरी है। तो हम इसके डिस्टेंस को, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को F, लेकिन अगर बात करें इस डिस्टेंस के बारे में, यहां से यहां तक दूरी के बारे में, तो इसको स्मॉल f करते हैं, स्मॉल f करते हैं। और यहां से यहां तक जो दूरी है रेडियस का, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल R, ठीक है। क्या होता है, इस पॉइंट को C से, फोकस पॉइंट को F से, लेकिन फोकस दूरी को स्मॉल f से, और उसी प्रकार से वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से, ठीक है। तो इसी से निकल के आया है F इक्वल टू R/2। यानी ऐसा क्यों? क्योंकि F जो है R के आधा है। आप देख रहे हैं कि अगर ये है ये डिस्टेंस P, तो हम C को लिख सकते हैं क्या, और यह डिस्टेंस है क्या, हम PC को लिख सकते हैं, PC को लिख सकते हैं R, थोड़ा देर के लिए PC को लिख सकते हैं R। और फिर हम PC को और क्या लिख सकते हैं, PC को लिख सकते हैं CF प्लस PF। तो अगर हम CF प्लस PF लिखे इसको, यह आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से तक आप F था,
तो पी एफ इसका मतलब क्या बोल सकते हैं एफ, और जितना पी एफ है उतना ही तो सी एफ है, तो इसको भी तो हम बोलेंगे एफ। तो हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस सी एफ, क्योंकि पी एफ तो सिर्फ इक्वल है, सी एफ और पी एफ आपस में क्या है इक्वल है, तो हम सी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं इसका टू आर, यानी इसको लिख सकते हैं टू सी एफ, टू सी एफ तो पी एफ लिखिए अच्छा रहेगा, टू पी एफ, तो इसको लिखिएगा क्या टू पी एफ, टू पी एफ इसका टू आर, तो पी एफ से कितना हो गया आर, तो एफ से क्या लिखा गया आर बाई टू, ये तो फॉर्मूला था एफ से टू आर बाई टू, ठीक है। और आज इतना ही रहने दीजिए, ये तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।